हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी 10 दिन के अंदर, इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर आपका यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है। एंड उसके लिए आपको चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए। तो मैंने आपको 50 बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट दी थी पॉलिटिकल थ्योरी के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और मैंने आपको बोला था कि यार आपको जो भी डिमांड है कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर कराऊँ, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताओ, एंड उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए, बहुत शेयर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड इसी बेसिस पे आपकी ऑन डिमांड हम ये एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें मैं बता रही हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो करंट अफेयर है ये 15 जुलाई से लेकर आज तक के हैं। ठीक है, ऐसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीज़ें करा दूँ। 50 करंट अफेयर्स है, ऑब्वियसली हम 50-50 हर चीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ 50 करंट अफेयर्स हैं आज के यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCNIM। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कोई बच्चे बता सकता है? दिस इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसका आइसेक मुआ, आपको पता ही होगा कि इसके दो गुट है, एक तो आइसेक मुआ, एक कापलांग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN वालों ने एक सीज फायर एग्रीमेंट, अच्छा मैं एक्चुअली ना हिंदी में टाइप नहीं कर पाई, ठीक है, मतलब लिख नहीं पाई क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी। ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ। सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष विराम। ठीक है, संघर्ष विराम, और एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध। ठीक है, एक संघर्ष विराम अनुबंध किया था उन्होंने कब? 1 अगस्त 1997 को, एंड अभी उसको 25 साल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है, और ये आपका यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस में जो रीजनलिज्म है ना, आपका क्षेत्रवाद है, उसके अंदर आता है ये टॉपिक। राइट, नेक्स्ट आता है आपका इंडिया बेसिकली फॉलो करती थी वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, करती थी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, इंडिया फॉलो करती थी वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या था कि यार हमारे लिए ना एक ही चाइना है, यानी कि जो ताइवान, ये जो है तिब्बत है, ये जो हांगकांग वगैरह, हम इसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। कब? 1949 से, जब आपका चाइना बना था। बट हमने ये ना वन चाइना पॉलिसी यूज़ मतलब फॉलो करना 2010 से बंद कर दिया। हमारा इंडिया और ताइवान के 1995 में हमने रिलेशंस भी हैं, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, कमर्शियल यानी कि जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है उससे रिलेटेड, और आपके एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित। ठीक है, ये याद रखना, हमारे ताइवान के साथ इस तरीके से संबंध 1995 से है। 1949 में हम फॉलो करते थे वन चाइना पॉलिसी, बट 2010 से हमने बंद कर दिया। ठीक है, ये पार्ट है आपका यूनिट नंबर 6 फॉरेन पॉलिसी का। मैं यूनिट्स बताते जाऊंगी सो दैट आपको ईजी पड़ जाए। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आ रखा है, आपको पता होगा 2021। ठीक है, अभी बिल आ रखा है, अभी एक्ट नहीं बना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मानसून सेशन चल रहा है, तो काफ़ी ऐसे बिल हैं जो पास हो गए हैं, काफ़ी ऐसे बिल हैं जो सिर्फ लोकसभा से पास हुए हैं या फिर राज्यसभा से पास हुए हैं, इस तरीके से। सो इसमें क्या है, इसमें ना थोड़ी इसमें बोल रखा है कि जो साइट्स है ना उसमें, ठीक है, साइट्स वो है जो उससे हम सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। व्हाट इज साइट्स? साइट्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी पहले। दिस इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि वो वाली जो स्पीशीज़ है, वो वाली जो नस्ल है जो ख़त्म होने को है, ठीक है, जानवरों की या फिर प्लांट्स की, तो उसमें जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको बंद करना, उसके लिए प्रॉपर रूल्स। ठीक है, ये वाला चीज़। ठीक है, थर्ड हमारा ये है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, आपने सुना होगा कि पोषण प्लस या फिर पोषण 2.0 समथिंग, अगर इस तरीके का आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा। तो इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकरण, न्यूट्रिशन आपका उसको सपोर्ट करना, सहयोग देने के लिए एक प्रोग्राम आया था। अब वो कौन सी फाइनेंस कमीशन ने इसको बोला था कि हाँ ये लेके आना है? दिस इज 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन की टर्म पता है कितनी है? 2021 से 2026 तक। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि 15 फाइनेंस कमीशन के यानी कि जो वित्त आयोग है उसके चेयरपर्सन कौन है? ठीक है, इसमें बोल रखा था, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बोल रखा था कि जो आंगनवाड़ी सर्विसेज होगी ना, पोषण 2.0, वो सारे बेनिफिशियरीज को मिलेगी, यानी कि सब लोगों को मिलेगी। और इसमें ना ये भी बोल दिया कि जैसे बच्चों को ना अपना आधार कार्ड वगैरह ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पोषण का ये बेनिफिट लेना है। अच्छा
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु कैन क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना, यूनिट नंबर 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 3 पढ़ा है। उसमें हमें इतना पता है कि जो स्टेट है उसको नई स्टेट बनाना, एक जो पुरानी स्टेट है मतलब कोई दो स्टेट को एक स्टेट में कन्वर्ट करना, एक स्टेट के दो स्टेट में टुकड़े करना, आपका नाम चेंज करना, एरिया कम ज़्यादा करना, ये सारी पावर हमारी सेंटर के पास है। इवन अगर मेरे को लेकिन अभी आपको रिसेंटली मेरे को बताओ कि जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना एक पर्टिकुलर स्टेट में, अगर वो कोई नए बनाने हैं तो वो वाली जो आपका अधिकार है वो किसको होता है, वो अधिकार, ठीक है, नए आपका जिले बनाने का अधिकार होता है स्टेट को, ठीक है, राज्य को, ठीक है। और अगर मेरे को किसी ज़िले का नाम चेंज करना है, ठीक है, किसी भी ज़िले का नाम चेंज करना है, उसमें मुझे सेंटर की परमिशन चाहिए होगी। ध्यान से सुनो, अगर मुझे कोई नया ज़िला बनाना है उसमें सेंटर की परमिशन की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो स्टेट की पूरी अथॉरिटी है। अगर किसी ज़िले का नाम चेंज करना है उसमें स्टेट की पूरी अथॉरिटी है, नहीं, उसमें सेंटर की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है, दो अलग अलग बातें। और आर्टिकल 3 भी करना। अब है नेक्स्ट है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की अभी हाल ही में न्यूज़ में थी तो मैं आपको बता देती हूँ उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब आई थी, साइन कब हुई थी, इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे, 1968 में, 1968। देखो हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इधर लिखा नहीं होगा क्योंकि मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश है, बट मैं पूरा बोलने में बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, ठीक है, हिंदी तो सबको समझ में आ जाएगी। और इसमें सिर्फ पॉइंट मेन पॉइंट लिखे हैं, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ मैंने वैसे ही नहीं लिखे। फोर्स में यानी कि लागू कब हुई थी, लागू हुई थी वो आपकी 1970 में। और 1995 1995 में हमने इस जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, इसका विस्तार किया था, ठीक है, विस्तार, राइट, इसका विस्तार कर दिया था। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ सो दैट मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ थोड़ी चीज़ें। अच्छा, एक ना पोर्टल आया है, ठीक है, अब ये यूनिट नंबर 10 में ना कुछ नई स्कीम आई है, पोर्टल आया है, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 7th है हमारा उद्यम पोर्टल, ठीक है, उद्यम जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ऐसा पूछ लेते हैं आपसे कभी कभार। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु आपके छोटे और कुटीर उद्योग होते हैं ना, उनमें आता है, ठीक है, एमएसएमई में, एमएसएमई वाली मिनिस्ट्री के अंदर। ये पता है क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली ना इसमें ना 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इनोवेशन फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय नवाचार जो आपका इंडेक्स है उसके बारे में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है वो किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, राइट, उनका इंडेक्स है। नेक्स्ट मुझे बताओ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है, दिस इज आपके पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया हैं। और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था 1921 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, उधर उनके सामने झंडा रखा था, और 1931 में ये झंडा वाला जो चीज़ें थी वो अडॉप्ट हो गई थी, उसे मान लिया था इनके प्रस्ताव को। नेक्स्ट है 10th हमारा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको पता है वेपन्स ऑफ WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि बड़े लेवल पे, ठीक है, आपका जो डिस्ट्रक्शन, ठीक है, नष्ट करना, उसके लिए जो वेपन हथियार यूज़ होते हैं उसको, उसकी डिलीवरी सिस्टम को, एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल यानी कि अवैध जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बंद करने के लिए एक अमेंडमेंट यानी कि संशोधन बिल आया है 2022 का, ठीक है, ये याद रखना। और ये किस चीज़ को संशोधन करेगा, हमारे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला जो एक्ट था 2005 उसका संशोधन करेगा ये। और हमारे इंडिया में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कौन कौन से आते हैं, हमारे बायोलॉजिकल आते हैं, ठीक है, जैविक, केमिकल, रासायनिक और न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, ठीक है, ये तीनों वेपन्स आते हैं हमारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट है अब आपकी अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है एक, ठीक है, अंटार्कटिका आइलैंड पता है ना, ठीक है, कॉन्टिनेंट है नीचे, उसके लिए ट्रीटी हुई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि थी वो 1959 में साइन हुई थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। और इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की थी 1983 में। टोटल इसमें हैं ऑलमोस्ट 54 पार्टीज़, ठीक है, इसमें 54 पार्टीज़ हैं टोटल।
और इंडिया ने अभी रिसेंटली, अभी जब ये हमारा पार्लियामेंट सदन हमारा सेशन में है, तो उन्होंने इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 अडॉप्ट किया है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर अपने इंडिया क्या ये जो नीचे हमारी रिसर्च लैब्स है उनका बात बताऊं अंटार्कटिका में, तो 3 है। पहली है दक्षिण गंगोत्री जो हमारा 1984 से है, दूसरी हमारी मैत्री और तीसरी हमारी भारतीय। ठीक है, ये तीनों लैब्स हैं हमारी। ठीक है, रिसर्च हमारे वो हैं। अब है आपका 5G। 5G बहुत सुन रहे होगे आप, कम्युनिकेशन आपका कोर्स में भी है। तो 5G बेसिकली आपका लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स दोनों यूज़ करता है, याद रखना। उसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे वाले बैंड्स, 1 से 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड और 6 से ऊपर गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड्स, तीनों होते हैं संचार के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपकी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज का नाम है, पिच ब्लैक। तो आपसे पूछ सकता है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया है और ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज ने पार्ट लिया है, जिसमें यूएस जापान भी है। और बाइनियल है, यानी कि 2 ईयर्स में, ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 2 साल में एक बार होने वाली ये आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, अब मुझे बताओ कमेंट करके, ये पिच ब्लैक कौन सी एक्सरसाइज है? हवाई क्या बोलते हैं सहयोग के लिए है, आपका सैन्य सहयोग के लिए है। ठीक है, कौन से सहयोग के लिए मुझे बताओ। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के लिए जो एक्ट है, अधिनियम है, ये हमारा 2002 में आया था, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये अभी करंट में आए हैं, ये पिछले 15 दिनों के हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और ये सारा मैंने इस हिसाब से कर रखा है कि आपके सिलेबस में है ये। अच्छा, एक आपकी ना नगर वन स्कीम आई थी। ठीक है, नगर का मतलब होता है अर्बन एरियाज में वन, यानी कि पेड़ लगाने के लिए। कब तक लगाने हैं यार? 5 साल तक लगाने हैं। अच्छा, कब लॉन्च हुई थी ये? 2020 में लॉन्च हुई थी। मेरा हाथ है ना, फैक्ट उड़ गए हैं, लिखा हुआ था शायद मिट गया होगा। 2020 में लॉन्च हुई थी ये, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस दिन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं आपसे, इनफैक्ट थीम्स भी पूछे जाते हैं कि उस दिन की थीम क्या थी। नेक्स्ट है इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ठीक है, इंडिया ने सोचा कि हमारा सेंट्रल एशिया के अंश कौन सा होता है? ये जो जितने भी स्थान है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, ये अफगानिस्तान, मतलब ये सारे जो सेंट्रल एशिया से हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए हमारा इंडिया का कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आई थी कब? 2012 में। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया, इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ एक डायलॉग हुई थी, वार्ता हुई थी कब? 2019 में। देखो, रिसेंट डेवलपमेंट है। इंडिया का अगर मैं बोलूँ तो इंडिया से सेंट्रल एशिया क्या बोलते हैं बिजनेस काउंसिल आई थी ये 2020 में, और इंडिया ने सेंट्रल एशिया की समिट जो फर्स्ट हुई है, समिट होता है सम्मेलन, ठीक है, इंडिया ने इंडिया और सेंट्रल एशिया जो है मध्य एशिया, उसका सम्मेलन हुआ है पहली बार कब? इस साल जनवरी 2022 में। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अल नगा। ठीक है, अल नगा एक एक्सरसाइज है। ठीक है, 4 ये कौन सी कंट्री के साथ है? इंडिया और ओमान की है। आपसे ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस एक्सरसाइज पूछते हैं, बोलते हैं इंडिया ने ये वाली एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ की है? ओमान के साथ की। और कैसी? मिलिट्री यानी कि सैन्य आपका एक्सरसाइज है। एक है आपका विनबैक्स। विनबैक्स आपकी एक एक्सरसाइज है, कैसी है? मिलिट्री टाइप की है। किसके साथ की है? विन, ठीक है, वियतनाम। ठीक है, इंडिया और वियतनाम के बीच में है, ये याद रखना। रिसेंटली हाल ही में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, उसने बोल रखा है कि जो एक्सेस टू क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि स्वच्छ और हेल्दी स्वास्थ्य जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, ये आपका क्या है? ये एक ह्यूमन राइट है। ठीक है, आपका मानव अधिकार होगा ये। अच्छा, ये कौन सी जनरेशन ऑफ राइट में आते हैं? मैंने आपको बताया होगा, हर एक राइट्स की ना, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की जनरेशन होती है। पहली जनरेशन में सिविल यानी कि नागरिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आपके अधिकार आते हैं। दूसरे उसमें आपके इकोनॉमिक, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, और सोशल, सामाजिक। ठीक है, अब तीसरी जनरेशन में आते हैं आपके ब्रदरहुड वाले, मतलब यानी कि भाईचारा, आपका राइट टू इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये वाले। तो ये जनरेशन 3 वाले राइट्स हैं। नेक्स्ट है कि अब आपसे ना फुल फॉर्म पूछते हैं स्कीम्स की। अगेन देखो, ये जो अभी मैंने एक्सरसाइजेस बताई है, ये यूएनजी का बताई, यूनिट नंबर 5 से आता है। निष्ठा, ये यूनिट नंबर 10 है। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, ठीक है,
आपका निष्ठा बेसिकली अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि नहीं निष्ठा कौन से चीज़ से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, तो ये देख लो कि ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय एक तरीके से पहल है फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर, स्कूल हेड्स और टीचर के लिए है, ताकि उनका होलिस्टिक यानी कि एक रूप से, ठीक है, एकीकरण मतलब पूरा अच्छे तरीके से क्या हो, एडवांसमेंट हो, ठीक है, उनका आपका विकास हो, राइट, इनके लिए है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाए जाते हैं? जुलाई 28 को। हेपेटाइटिस में क्या होता है? हेपेटाइटिस में आपका जो लीवर है ना वो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो इस बार जो हेपेटाइटिस डे जुलाई 28 को मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, कि हेपेटाइटिस का जो क्योर है, उसका जो इलाज है वो आपके पास लेके आए, राइट। अब नेक्स्ट आ गया आपका यूनिट 5 और 6 अगेन, कि हम बोलते हैं ना इंडिया का टॉप सोर्स क्या है? एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर वाले लोग हमारी कंट्रीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज वगैरह इन सब में। तो उसमें टॉप सोर्स क्या आता है? तो देखो आपको पता है पहले मॉरिशियस था, लेकिन अब मैं बताऊँ, पहले नंबर पे है आपका सिंगापुर, दूसरे नंबर पे है आपका यूएसए और तीसरे नंबर पे है मॉरिशियस। अच्छा, टॉप एफडीआई हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स को, राज्य को मिल रही है? तो पहले नंबर पे आता है हमारा कर्नाटका, दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है दिल्ली, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। पिछले साल की तुलना में इस साल 76% यानी कि 76% बढ़ाव है हमारी एफडीआई में। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अच्छा, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, एब्सोल्यूट यानी कि यार इसी के पास सारी पावर है, लायबिलिटी क्या मतलब होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आपको पता है कभी भी कोई फैक्ट्री में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई गैस लीक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिम्मेदारी बोलते हैं कि जो एब्सोल्यूट, जो ओनर है उसकी होती है, वो एब्सोल्यूटली उसकी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ओनर को माना जाता है कि उनके पास क्षमता होती है कि बाकियों को मुआवजा भी दे सके, और अगर हम उनको मुआवजा देने वाला उन पे डालेंगे ना दायित्व, तभी जाके वो स्ट्रिक्टली सारे वो जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो ये कहाँ से आया था ये वाला सिद्धांत? ये एमसी मेहता केस से आया था। कौन सा? 1986 का था, और इस केस का दूसरा नाम है ओलियम गैस लीक केस, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूएन पीस कीपिंग मिशन। आपको पता ही होगा हाल ही में 2 इंडियंस की मौत हो गई थी यूएन पीस कीपिंग मिशन के दौरान। वो स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थिरता एक मिशन में गए थे। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो में गए थे, याद रखना। हाल ही में आपको पता है जेम्स लवलॉक की भी डेथ हुई है, वो 103 एज के थे। एंड इन्होंने कौन सी थीसिस दी थी? हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने। क्या? गाया हाइपोथेसिस। गाया मतलब होता है ग्रीक में मदर अर्थ यानी कि धरती माता। ये बोलते हैं कि जैसे हमारा ये जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, एक तरीके से एक लिविंग बीइंग है, एक जीवित प्राणी है, तो हमें उसका उसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो ये इकोलॉजिस्ट थे, पारिस्थितिकवाद को फॉलो करते थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की और हमें बताते थे। नेक्स्ट, आपको पता है रामसर साइट्स होती है कि जिनको हम प्रोटेक्ट वगैरह करें या ऐसे, ठीक है। तो उसकी ना आपके हमारी रामसर साइट्स ना 5 और नई ऐड हुई हैं, ठीक है। नया हमारा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐड हुआ है। अब कितने नंबर है हमारे? 54, ठीक है। तो कालीकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में ये ऐड हुआ है नया। पल्लीकराना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में। पिछावरन मैंग्रोव ये आपके तमिलनाडु में। पाला वेटलैंड आपके मिजोरम में, और साक्या सागर वेटलैंड आपके एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 28 की फर्स्ट ग्लोबल आपकी पॉलिसी आई है, ठीक है, पहली अंतर्राष्ट्रीय नीति आई है। नीति की संरचना हुई है किसमें? कि बच्चों को बचाना है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। किसके खिलाफ? क्लाइमेट चेंज के। क्योंकि यार क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका मौसम में दिक्कत आएगी, फसल नहीं होगी तो बच्चे भूखे मरेंगे, पावर्टी बढ़ती है, जो आइलैंड नेशन है वो डूबती। तो बहुत ही बेकार है आपका क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपका जो मौसम, ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही बेकार है। तो इसलिए ये यूनिसेफ के अंदर ये सारा इन्होंने फर्स्ट टाइम एक पॉलिसी निकाली है यूएन ने, ठीक है, बच्चों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है SECC। SECC की फुल फॉर्म क्या होता है? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, कास्ट, वर्ग के लिए सेंसस, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? भाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, के अंदर आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है।
अच्छा, इसमें अलग-अलग की सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग-अलग तरीके से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। अच्छा, रूरल के लिए कैसे मापा जाएगा, वो कौन-सी कमिटी ने बताया था, वो एनसी सक्सेना कमिटी ने बताया था। और अर्बन यानी कि शहरी लोगों के लिए कैसे नापा जाएगा, वो आपका एसआर हाशिम कमिटी ने बताया था। एंड आई होप यार आपको हिंदी वालों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली ना मैं क्या कर रही थी, मैं बिल्कुल बैठ के आपका कंटेंट लिख रही थी, ढूँढ रही थी, तो एकदम जल्दी-जल्दी एकदम लास्ट स्टेज है ना, तो मैं प्रॉपर हिंदी बोल रही हूँ, बट थोड़ा अगर इसमें लगेगा क्योंकि इसमें ना मैंने कुछ ज़्यादा लाइन लिखी नहीं है, सिर्फ नाम वगैरह ही लिखे हैं, ठीक है, और वो तो सब लैंग्वेज में सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुनिशिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने की बात चल रही है, ठीक है, उस पर रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम यानी कि लोग वोट करते हैं एंड जो उसका रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। तो यार ये नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसने वो करा था, प्रस्ताव रखा था, दिस इज प्रेसिडेंट काइस सईद तुनिशिया के। और आपको पता होगा कि जो अरब स्प्रिंग हुई थी उसकी शुरुआत भी इनका यहीं से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो झंडे को कैसे फहराए, झंडे को प्रॉपर पकड़ने के लिए सम्मान के साथ उस झंडे को हैंडल करने का पूरा एक कोड होता है, प्रिंसिपल होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। वो प्रिंसिपल कौन से एक्ट से आया था, वो 2002 वाले एक्ट से आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया और जापान का मैरी टाइम आपका पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है, यानी कि जो मैरी टाइम ये जो पार्टनरशिप है ये कौन सी जगह हुई है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका अंडमान सी में हुई है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने डाल दिया कि जो आईआईटी मद्रास है ना, वो भी बातचीत कर रही है कि आईआईटी का ना एक कैंपस खोलेगी अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सी कंट्री में, दिस इज तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया है। अच्छा, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन ये है कि भाई देखो, अगर तुमने कभी क्राइम किया, समझ लो तुमने कोई क्राइम नहीं किया, तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम लग गया और उसके बाद वो प्रूफ हो गया कोर्ट में कि तुमने नहीं कर रखा, बट तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस होंगे, हर जगह ये होगा कि हाँ तुम्हारी हिस्ट्री तो होगी ना, कोई बंदा पुराना न्यूज़पेपर खोल के देखेगा तो पता तो चल ही जाएगा ना कि तुमने क्राइम किया, ये सब। तो यार ये तो तुम्हारा जो प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है, जो आपकी निजी लाइफ है, जो निजी आपकी ज़िंदगी है, उसके अधिकार के मतलब विरुद्ध हो गया। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने और बोला था कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन की जो भूलने का जो अधिकार है ना, ये भी आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। और राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 की व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 21 में एक पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म की, ठीक है। अच्छा, पहला हर घर जल योजना, ठीक है, आपको पता होगा जल जीवन मिशन के अंदर हर घर जल की बात हुई थी कि टैप वाटर, नलके का पानी हर जगह दे देंगे। तो पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कौन बना है, वो बना है बुरहानपुर, आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, नेक्स्ट है एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, भारत नवाचार इंडेक्स है। इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता दो, ठीक है, मैं भी सीख लूँगी, ठीक है। तो ये होता है, ये किसने निकाला है, ये नीति आयोग ने निकाला है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी टॉप स्टेट्स है मैं बताती हूँ। मेजर स्टेट के बारे में मैं बोलूँ तो मेजर स्टेट में टॉप किया है कर्नाटका ने, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट, ये जो हिल वाली जो राज्य है उसके बारे में बात करूँ तो किसने टॉप किया है, मणिपुर ने। और यूटी यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट की बात करूँ तो चंडीगढ़ ने, ठीक है, चंडीगढ़ ने टॉप किया इसमें। नेक्स्ट एक MIST सबमरीन केबल सिस्टम की बात हो रही थी। पता है बात ये हो रही थी कि यार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दो, ये मतलब 8100, ठीक है, 8100 किलोमीटर का लंबा केबल डालेंगे पूरा पानी के अंदर ऐसे। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, तो M से म्यांमार और मलेशिया, ठीक है, म्यांमार से मलेशिया तक जाएगा, इंडिया और सिंगापुर, ठीक है, इनका पूरा ये है, ये 4 कंट्रीज़ है, इसमें ध्यान रखना MIST। अच्छा, ये भी रिसेंटली ना इंडिया ने ना चीता दोबारा अपने इंडिया में री इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले हट गए थे, मतलब हमारे उसमें चीता ही खत्म हो गए थे। कहाँ से मंगवाए हैं भाई, नामीबिया से मंगवाए हैं। और कहाँ पे भेजे हैं भाई, मध्य प्रदेश, कौन से नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में। ये पेपर 2 में तो नहीं आएगा बट पेपर 1 में इनकेस कभी पूछ ले तो इसलिए मैंने सोचा डाल देती हूँ, रिस्क क्यों ले हम। अच्छा, नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। भारतमाला परियोजना प्रोग्राम सबसे पहले किस लिए है कि यार जो भी लोग हैं और जो भी सामान है ना, इधर उधर आना जाना होता है ना, मतलब तो उसकी ना एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, उसकी दक्षता बढ़े, ठीक है, कि यार जल्दी जल्दी लोग और सामान इधर उधर ट्रांसफ़र हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड चाहिए। तो उसके लिए आया था भारतमाला 2015 से, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, वो वाला मंत्रालय के अंदर आता है।
अच्छा, इंडिया का टॉप रेमिटेंस सोर्स क्या है? रेमिटेंस होता है कि यार बाहर से सैलरीज आना, ठीक है, बाहर से जो हमारे परिजनों में पैसे भेजते हैं बाहर के कंट्री से। तो टॉप सोर्स है हमारा पहले नंबर पे यूएसए और दूसरे नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। एक नमस्ते स्कीम आई है, ठीक है, ये देखो, ये क्या हो रखा है पता नहीं, क्या बोलते हैं, मैंने तो प्रॉपर लिखा था, बीच बीच में से ना ये मिट भी गया है, और देखो ऐसे गड़बड़ हो रखा है पता नहीं क्यों। एक नमस्ते स्कीम आई है, तो नमस्ते स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है मैं बताती हूँ। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंदर है। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान है किसके लिए? मैकेनिकल सैनिटेशन इकोसिस्टम की। ये जो गटर वगैरह साफ करते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार वो ह्यूमन बींग क्यों करे, बेचारी उनकी ज़िंदगी है, ठीक है, और बहुत बीमारियां होती है, इसलिए हमारे पास इतनी मशीन्स है तो हम मशीन का यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अभी आपको पता है हाल ही में हमारी नई प्रेसिडेंट आई है, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट जी। तो अब मुझे बताओ कि जो हमारा, आपको पता ही होगा कि आपके फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं आपकी, ठीक है, आपके ऐसी प्रेसिडेंट है, ऐसी प्रधानमंत्री है जो आज़ादी के बाद पैदा हुई थी। और मुझे इतना बताओ यंगेस्ट भी हैं, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसका 62 का फर्स्ट वाला जो आपका आर्टिकल है वो बोलता है ना कि इलेक्शन जो होते हैं ना, इसे मैं ठीक ही कर देती हूँ, कि अगर मेरा प्रेसिडेंट यानी कि आपके प्रधान क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का टर्म यानी कि पूरा टेन्योर ख़त्म हो गया है तो उससे पहले ही करा लो। और कितना प्रेसिडेंट के उसमें बोलते हैं कि जैसे एक प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया तो अगले 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट हमारे को चाहिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट है 43, यूएन की रेजोल्यूशन है 181। यूएन की रेजोल्यूशन 181 बेसिकली किस कब अडॉप्ट की थी हमने? 1947 में अडॉप्ट करी थी, ठीक है। किसके लिए थी ये याद रखना कि पार्टीशन प्लान के लिए थी, कि जो पैलेस्टीन है उसको कैसे बंटना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो 1948 में आपका इसराइल बना, ठीक है। 1967 में आपका 6 डे वॉर्स हुआ जिसमें इसराइल ने काफ़ी अच्छी खासी जीत ली। आपको पता है सिनाई पेनिनसुला उसने पहले ही इजिप्ट से ले लिया था, ठीक है। उसके बाद उसने गाजा स्ट्रिप भी ले ली इजिप्ट से, वेस्ट बैंक ले लिया जॉर्डन रिवर वाले से, और ईस्ट जेरूसलम भी जॉर्डन वाले एरिया से, ठीक है। ये आपका 6 डे वॉर का नतीजा है। और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे और जिसके तहत ये बोला गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन 2 स्टेट्स बननी चाहिए। एक एक्ट का नाम आपने बहुत सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, काटसा। यानी कि काटसा का क्या होता है? काटसा का मतलब होता है काउंटरिंग, यानी कि काउंटर करना अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी कि क्या है कि जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के हित के अगेंस्ट काम करेगा, के विरुद्ध काम करेगा, उसको सज़ा देना एक तरीके से सैंक्शंस लगा के, ठीक है। तो ये कब आया था? 2017 में आया था। अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है कि हम रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, तो हमने बोला कि यार हमें इसका वेवर दे दो, हमें इससे छूट दे दो, क्योंकि भाई हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि SCO समिट हुई थी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी। पिछले साल कहाँ पे हुई थी? पिछले साल हुई थी दुशांबे में, ठीक है। ये ताजिकिस्तान है, वहाँ पे ईरान ऐड हुआ था 2021 में। अब इस साल कहाँ पे होनी है ये याद रखना, इस साल होनी है आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इस साल बेलारूस जो है ना उसने अपनी मेंबरशिप के डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक नामसाई डिक्लेरेशन है, आपसे पूछ सकते हैं किससे संबंधित है। नामसाई डिक्लेरेशन आपका असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर जो विवाद है उसको निपटाने के लिए है। एक है आपका जागृति। जागृति का है एक तरीके से मैस्कॉट है, मैस्कॉट, ठीक है। जैसे अमूल बटर में वो जो लड़की है वो आपको पता है ना कि आप पहचान है कि हाँ अमूल बटर की है, तो ऐसी जागृति एक ऐसा मैस्कॉट है जो कि क्या करेगा, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको उनका सशक्तिकरण करेंगे एंड जनरेट अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, कि यार आप ना अब जो कि आपके अधिकार है उसके बारे में आप जागरूक रहो। और इसकी टैगलाइन है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक मिशन शक्ति करके है। मिशन शक्ति कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिशन शक्ति आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और जो बच्चे का जो बाल विकास मंत्रालय के अंदर आता है। इसमें बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत रूप से वुमेन का, महिलाओं का एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम है। और इसके अंदर 2 मिशन है, एक तो है संभाल और एक है समर्थ है, ठीक है। संभाल का मतलब है कि आपकी सेफ्टी, सुरक्षा और सिक्योरिटी होनी चाहिए,
और आपका समर्थ का मतलब है आपका सशक्तिकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है 49, I2U2 के बारे में आपने सुना होगा। I2U2 का मतलब क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन चारों का एक ग्रुपिंग है। सबसे पहले इसका वर्णन आपके अक्टूबर 2021 में हुआ था और इस साल इसमें वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन एक समिट भी हुई है, ठीक है, मीटिंग हुई है। नेक्स्ट है आपका एक समर्थ है, इधर समर्थ है और ये समर्थ है। समर्थ का मतलब क्या है? एक प्रोग्राम है, किसका है? आपका पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। 2021 में आया था। किसके लिए? नेशनल मिशन है, राष्ट्रीय एक मिशन है ऑन द यूज ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास आप यूज़ करोगे और थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, कि किस तरीके से आप थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। बायोमास होता है कि जो कावडंग से आप एनर्जी बनाते हो वो, और थर्मल होता है जब आप कोल से, कोयले से एनर्जी बनाते हो वो, उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और एक क्लीन इन्वायरमेंट ले सकते हो, उसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, के अंदर आता है। 2021 में ये लॉन्च हुआ था। तो ये थे आज के 50 MCQs, मतलब एक तरीके से 50 टॉपिक्स जो मुझे करंट में लग रहे थे कि यार हर एक यूनिट में से ना ये पूछ सकते हैं। जितने भी मिशंस हैं ये यूनिट 10 के हैं, जितने भी आपके इंटरनेशनल जहाँ पे और कोई स्टेट्स आ गया, ठीक है, और कोई कंट्रीज़ आ गई, वो आपका मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी आ गया। जैसे नाम सा ही डिक्लेरेशन है, आपको पता है ना, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद वगैरह, ये सब इनसे संबंधित आता है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही। इस वीडियो को देखो, इतनी मेहनत करी, इतने सारे अच्छा आपको कंटेंट दिया, तो प्लीज़ इसे शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मैं तभी डालूंगी जब इसमें व्यूज़ आएंगे, ठीक है। अगर आपका पेपर एक हफ्ते बाद है तो अगर ये आज आप बहुत अच्छे से इसे प्रमोट करते हो तो कल वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ देखो आप पे खुद पे है, अपना पेपर आपके खुद के उसमें, मुझे मत बोलना। प्रमोट करो अच्छे से, ज़्यादा भर भर के कमेंट्स करो, लाइक करो, तभी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा ना, अप्रिशिएशन बनता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये जो इतना कंटेंट मैं बना रही हूँ, लिख रही हूँ, इतनी बढ़िया सुंदर राइटिंग में आपको पसंद आ रहा है? शेयर करो यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। JRF क्लियर करना है।